Hello everyone, Payal this side and my YouTube channel is Chemistry Roker. So kindly subscribe this channel and share and like. चलो आज का हमारा टॉपिक है बेटे क्लास 12th का चैप्टर हमें कंप्लीट करना है बायोमोलिक्यूल्स, है ना। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे थे। मैंने तुम्हें कराया था अमाइंस वाला, अमाइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कराए थे। आज मैं करा रही हूं बायोमोलिक्यूल्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो तुम्हें इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की भी नीड नहीं है। तुम अब, क्योंकि देखो ये जो टाइम है वो काफी तुम्हारे लिए क्रूशियल टाइम है ना। अगर तुम अब जाकर पूरा एकदम से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, तो इसीलिए आप लोग ये वीडियोस करना। गॉट इट? चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। बायोमोलिक्यूल्स की बात अगर करूं ना बेटा, मैं बायोमोलिक्यूल्स तुम्हें पता है इसके अंदर क्या क्या होगा, यानी कि तुम्हें इसको 4 कैटेगरी में पढ़ना है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटे, एक विटामिन्स, एक प्रोटीन्स और नेक्स्ट पढ़ना है तुमने न्यूक्लिक एसिड्स। यही चारों पढ़ने हैं। अब मैं बिल्कुल पॉइंट पे बात करती हूं, जो क्वेश्चंस यहां से आते हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूं। जैसे अगर मैं बात करूं विटामिन्स पे, तो विटामिन्स जो है ना, आपको पता है कि फूड सप्लीमेंट से ये हमें मिलता है। विटामिन एक तो फूड सप्लीमेंट से हमें ऑब्टेन होगा, दूसरा इसके जो फर्दर टाइप्स है ना, 2 तरह का होगा ये। एक होगा फैट सोल्यूबल एंड सेकेंड वन इज वाटर सोल्यूबल। ठीक है बेटे, जो फैट सोल्यूबल होगा ना वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और स्टोर भी कहां पर होगा? एडिपोज टिश्यू में। कहां पर स्टोर होगा ये हमारी बॉडी में? एडिपोज टिश्यू में। और जो वाटर सोल्यूबल वाला है ना, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। गॉट इट? अब क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, नाम से ही पता चल रहा है, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसको ना तुम लर्न रखना कीड़ा ट्रिक से, ठीक है। मीन्स टू से दैट विटामिन के जो है वो भी फैट सोल्यूबल है, विटामिन ई जो है वो भी फैट सोल्यूबल है, डी भी फैट सोल्यूबल है एंड ए भी फैट सोल्यूबल है ना। जितने भी रेस्ट ऑफ द विटामिन है ना, दे ऑल आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है। लाइक मैंने तुम्हें दिया विटामिन सी, तो बताओ फैट सोल्यूबल हुआ या वाटर सोल्यूबल हुआ? वाटर सोल्यूबल। अब इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एक तो आता है बेटे व्हाट इज विटामिन एंड क्लासिफाई विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन्स के बारे में तुम्हें बताना है। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, है ना। फैट सोल्यूबल वाला हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन एडिपोज टिश्यू, और वाटर सोल्यूबल वाला एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, है ना। इसको कीड़ा वाली ट्रिक से लर्न कर लेना। और ये विटामिन सी है हमारा, ठीक है। अच्छा, एक जो विटामिन से आएगा ना बेटे, विटामिन के यूजेस, और मैं कह सकती हूँ कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। लाइक विटामिन B12 विल कोज प्रीनिश एनीमिया कोज करेगा ये। गॉट इट? विटामिन के जो है वो करेगा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प, और आरबीसी वाली जो है वो किससे रिलेटेड है? विटामिन ई से। और विटामिन ए का भी तुम्हें पता है, विटामिन ए जो है ना, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा, मींस ड्राइंग ऑफ आईज, जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। तो ये सब आप कर लोगे ना। एक तो विटामिन के क्लासिफिकेशन, एक तुम्हारी बुक में विटामिन की टेबल दी है, उसको थोड़ा सा रीड कर लेना फर्दर। और मैंने जो बताया है तुम्हें, विटामिन B12 प्रीनिशियस एनीमिया, और विटामिन के ब्लड क्लोटिंग, ई जो है वो आरबीसी से रिलेटेड होगा, ए जो है जीरोप्थैल्मिया कोज करेगा, विटामिन सी जो है तुम्हें पता है सिट्रिक एसिड में प्रेजेंट होगा, और अब तुम्हें ये भी पता चल गया कि ये कैसा होगा हमारा? वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब ना विटामिन पे तो यही वाले क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे बेटे? जो कार्बोहाइड्रेट्स है तुम्हें पता है उसको शुगर या फिर सैकेराइड्स वर्ड्स भी हम यूज करेंगे, ठीक है।
इट इज ऑफ 3 टाइप्स। एक तो होगा मेरा मोनोसेकेराइड, एक होगा मेरा डाइसेकेराइड और एक होगा मेरा पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, मोनो वाले के तुम्हें 3 एग्जांपल पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। गॉट इट। डाइसेकेराइड मींस जो 2 मोनोमर से बना हो, है ना, जिसका एग्जांपल हमारा है मैल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड का है बेटे लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये आता है बेटा पॉलीसेकेराइड्स में। अब यहां से क्वेश्चन आएगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला। अब शुगर जो है ना 2 टाइप का होगा, एक होगा रिड्यूसिंग शुगर और एक हमारा होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तुम ऐसे याद रखना कि जो रिड्यूसिंग है ना, तुमने ऑर्गेनिक में 2 रिएजेंट्स पढ़े थे, एक है टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, और एक है फेलिंग्स। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। अब रिड्यूसिंग शुगर ना रिड्यूस कर देंगे टोलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन को, और नॉन रिड्यूसिंग वाली नहीं रिड्यूस करेंगी। अब जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं और डाइसेकेराइड्स है ना, वो सबके सब आएंगे रिड्यूसिंग में। ठीक है, और जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो सबके सब किस में आएंगे, नॉन रिड्यूसिंग में, एक्सेप्ट सुक्रोज। जो सुक्रोज है ना बेटे, सुक्रोज जो है वो हमारा क्या है, पॉलीसेकेराइड्स तो नहीं है, डाइसेकेराइड्स है, बट वो फिर भी किस में आएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। ठीक है, ये याद रखना तुम लोग। अच्छा, अब ना अगर मैं बात करूं बेटे ग्लूकोज की, ग्लूकोज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, C6H12O6। अगर मैं इसको लिखूं ना तो मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकती हूं। ठीक है, इसकी जो रिएक्शंस है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक अगर मैंने ऐड किया HI, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया, तो ये सभी के सभी रिड्यूस हो जाएंगे एंड फॉर्म एल्केन। अब क्या होगा इसमें, ऊपर वाला बना देगा CH3, यहां पर भी एल्केन का CH2 बन गया और यहां पर भी क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट है, अब देखो एक चीज और, ये 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो ये यहां पर क्या बनाएगा, N हेक्सेन। क्या बनाएगा ये, N हेक्सेन। तो जो मेरा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में अगर मैंने HI ऐड किया तो वो क्या बना देगा, N हेक्सेन। अगर ग्लूकोज में आप लोगों ने ऐड किया ब्रोमीन वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर वाला ही सिर्फ ऑक्सीडाइज करके लिखना, तो ये बन जाता है हमारा, नीचे वाला ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ग्लूकोनिक एसिड। गॉट इट। अगर मैंने ऐड किया बेटे HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा और दोनों साइड क्या लग जाएगा, COOH। ठीक है, जिसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। एक तो ये वाली तीनों रिएक्शंस कर लेना, है ना। और जो है बेटे इसकी जो रिएक्शंस हमें कौन सी करनी है, एक तो बेटा अगर मैंने इसको ऐड कर दिया HCN, अब ना ये भी रिएक्शन तुमने एल्डिहाइड के टोन वाले चैप्टर में की है। जो ये ऊपर वाला ग्रुप है मेरा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, आपको यही वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा। हाउ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये ब्रेक होगा ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये बॉन्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन अटेन्स नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज के पास तो नेगेटिव चार्ज जाएगा ना, दैट मीन्स यहां पर CN आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा OH। तो जो ये कार्बन था ना, यानी कि जिसको मैंने इस तरीके से ओपन करके लिखा, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा CN, बाकी सब सेम रहेगा। कर दोगे ना HCN वाला भी, बाकी मैं आपको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी कराऊंगी ये।
अब जैसा कि मैं तुम्हें मेन ही कराना चाह रही हूँ, तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मैंने तुम्हें एक वीडियो में दिया ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अच्छा एक ना, अब तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि जैसे ना जो सुक्रोज है वो हमारा बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये सारी चीजें ना लर्न करना तुम। एक एक मार्क्स के इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे आया हुआ था माल्टोज किस किस से मिलके बना है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, लैक्टोज किस किस से मिलके बना है, ये हमारा बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर था एमसीक्यू कि कौन से वाले ऐसा पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूज करेंगे, तो आंसर विल बी माल्टोज। तो ये भी पढ़ लेना आप। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना एक स्टार्च का भी तुम अच्छे से कर लेना। जो हमारी स्टार्च है वो एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्टार्च दो फॉर्म्स में मिलती है, एक है अमाइलोज और एक है बेटे अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज, अब देखो स्टार्च जो है वो भी किससे बनती है, अल्फा डी ग्लूकोज से। पॉलीसेकेराइड है ना, तो जब हम बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में कंबाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा स्टार्च। अब इसकी दो फॉर्म्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोज स्ट्रेट चेन से बनती है, मींस मैंने यहां पर लिया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, इनमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारी बन जाएगी अमाइलोज। यू कैन से दैट कि इट इज स्ट्रेट चेन। ठीक है, और जो अमाइलोपेक्टिन है ना वो बेटे है ब्रांच चेन। अब उसमें कैसे होगा, स्ट्रेट के साथ साथ ब्रांचिंग भी बनेंगी। सपोज करो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज है ना, यहां पर भी अल्फा डी, तो इसकी ब्रांचिंग में भी अल्फा डी आ जाएंगी। तो इसमें से जो एलिमिनेशन होगा वो C4 और C1 के बीच में होगा, बट इसमें C1 C4 और C1 C6 बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। ठीक है, अच्छा फिर तुम ऐसे याद रखना कि ना अमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल है और जो अमाइलोपेक्टिन है वो क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल। गॉट इट। अब अमाइलोज छोटा वर्ड है तो ऐसे याद रखना कि 15 to 20% ना अमाइलोज प्रेजेंट होगा स्टार्च के अंदर, और बाकी का जो भी 80 जो भी है वो हमारा सारा क्या होगा, अमाइलोपेक्टिन। तो तुम ये डिफरेंस भी कर लेना अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होगा, ये इनसोल्यूबल होगा, ये स्ट्रेट चेन में मिलेगा, और ये कैसा मिलेगा हमारा, ब्रांच्ड चेन में। ठीक है, 15 to 20% होगा, ये 85% के अप्रोक्स हमारा ये होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना जो ग्लाइकोजन है उस पे भी आ रखा है क्वेश्चन। अब सेल्यूलोज का तो क्या है, देखो जो स्टार्च है वो तो किससे बना है, अल्फा डी ग्लूकोज से, यानी कि जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो जाएंगे दे विल फॉर्म स्टार्च। अब जो सेल्यूलोज है वो हमारा बना है बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है, अब एक ना ग्लाइकोजन भी होता है जिसका दूसरा नेम होता है एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन का दूसरा नेम क्या है हमारा, एनिमल स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन की तरह ये सिमिलर होता है। ये कहां कहां पे स्टोर होगा, लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में। ठीक है, तो यहां से जनरली क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि ग्लाइकोजन जो है वो कहां कहां पर स्टोर होगा, तो लिख देना लीवर में, मसल्स में एंड ब्रेन में। और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यूज के अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है। तो ग्लाइकोजन के बारे में भी थोड़ा सा तुम लोग और भी पढ़ लेना अगर तुम पढ़ना चाहो तो, वरना इतना सफिशिएंट है ना। अब ना
कार्बोहाइड्रेट से तो बेसिकली यही पूछा जाता है, एक बस असर्शन रीजन वाला था कि जो ग्लूकोज है ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि उसकी साइक्लिक चेन में OH ग्रुप फ्री नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो यही वाले ही पूछे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का फ्रक्टोज की भी एक दो रिएक्शंस करनी हो तो कर लेना, वरना इतना सफिशिएंट है ना। अच्छा, उसके बाद ना अब मैं तुम्हें बता रही हूँ बेटे प्रोटीन्स में से। प्रोटीन्स जो है ना वो किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से, है ना। अमीनो एसिड क्या होता है, ये कार्बन, यहां पर होगा NH2, ये होगा मेरा एसिड, यहां पर R ग्रुप होता है और ये होता है H, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब जब अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे ना तो वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स। मान लो कि मैंने यहां पर लिया एक अमीनो एसिड, ठीक है, यहां पर मैंने लिया दूसरा अमीनो एसिड, तो ना जब ये कंबाइन होंगे ना तो इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर एलिमिनेट करने के बाद मान लो यहां से H निकला, यहां से OH निकला, तो CONH बन जाएगा, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज बोलते हैं, जिसे पेप्टाइड लिंकेज। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। तो जो प्रोटीन्स या फिर यू कैन से दैट कि जो अमीनो एसिड्स में लिंकेज फॉर्म होगी ना उसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट में लिंकेज फॉर्म होगी उसे कौन सी बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक यहां से कैसा क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। मान लो मैंने ये लिया, अब R ग्रुप ही यहां पर चेंज होता है और डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, बट एक अमीनो एसिड होगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होगा, R की जगह पे बेटे प्रेजेंट होगा H, तो ना HCNH2 HCOOH, ये बन गया ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। अब यहां से ना तुम्हें एक टर्म पता होगी, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव ना कायरल से रिलेटेड है। कायरल वो होंगे, कायरल कार्बन की बात करूं कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हुआ। अब देखो अगर यहाँ पे RH नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव था क्योंकि कायरल था, बट यहां पर तो ये कायरल नहीं है ना, क्योंकि एक कार्बन के साथ सेम हाइड्रोजन है। तो ये कैसा हो गया मेरा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो असर्शन रीजन में इस टाइप का क्वेश्चन भी है कि all amino acids are optical active except glycine। तो is this true or not? सही बात है ना, सारे ही अमीनो एसिड्स ऑप्टिकल एक्टिव हैं, बट जो हमारा ग्लाइसिन है वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, जितने भी सारे अमीनो एसिड्स होंगे उनमें L कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। अच्छा, और ना बेटा इसमें से जो तुम करके जाओगे एग्जाम में, तुम वो करके जाना कि R ग्रुप को जब मैं अल्कोहल से चेंज कर दूंगी तो उसे बोलेंगे सेरीन, ठीक है। और जब फिनोल इसके अंदर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे टायरोसिन, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन था एक बार कि फिनोलिक ग्रुप कौन सा अमीनो एसिड्स कंटेन करेगा, तो टायरोसिन। कौन सा अल्कोहलिक कंटेन करेगा, तो सेरीन, ठीक है। तो एक बार इस पे नजर लगा लेना तुम, जो भी अमीनो एसिड्स के ये है ना कौन कौन सा है उन पे। अब ना और जो प्रोटीन पे बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन में क्या होगा बेटा, जैसे एक नेटिव प्रोटीन है, ठीक है, उसके पास सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वगैरह सभी अभी एक्टिव है, बट जैसे ही वो अंडरगोस करेगा एनी चेंज इन पीएच, अगर मैंने पीएच को चेंज कर दिया तो इसमें ना सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर विल चेंज, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में बताना कि व्हेन नेटिव प्रोटीन अंडरगोस चेंज इन पीएच टेम्परेचर, तो इट्स सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर विल चेंज एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। ये डीनेचुरेशन पर भी आता है। और जो प्रोटीन से रिलेटेड आएगा ना आपके पास, वो आएगा हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं प्रोटीन की,
चार स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। ठीक है, प्राइमरी में तुम सिंपल लिख देना कि व्हेन वी कंबाइन अमीनो एसिड्स, अगर आपने अमीनो एसिड्स को कंबाइन किया, वोटर एलिमिनेट हो जाएगा, लिंकेज बन जाएगी पेप्टाइड, वो होगा उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी वाला मेन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि उनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये दो टाइप का होगा, एक अल्फा हेलिक्स और एक होगा हमारा बीटा। जो इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ वो अल्फा हेलिक्स का हो गया, जो जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर है वो हमारा किसका है, बीटा वाले का। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, अदरवाइज तो एक बार दिया था इसका स्ट्रक्चर और पूछा हुआ था कि कौन से जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर है, तो सेकेंडरी में भी अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, कर लोगे आप लोग इससे भी। डीनेचुरेशन के तुम एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कोएगुलेशन ऑफ एग, उसको भी देख लेना एक बार। अच्छा, और ना किस किस पे आया हुआ है, एक न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है दो हो गया है ना, एक डीएनए की बात करेंगे और एक किसकी बात करेंगे, आरएनए की। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जो हैं वो किस तरीके का बिहेव करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वो H+ लूज कर सकते हैं, क्योंकि एसिड तो वही होगा ना जो H+ लूज करे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे है कि डीएनए आरएनए एसिड की तरह बिहेव करेंगे, क्यों, क्योंकि वो H+ रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ना इनमें होते हैं प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स में तुम याद रखना एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, यूरासिल और साइटोसिन, दीज ऑल आर पिरामिडिन्स। ठीक है, याद रखोगे, एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन्स और ये वाले हो गया हमारा पिरामिडिन्स। अब एक बार इस पे भी आ रखा है कि प्यूरिन्स बताओ कौन से हैं या फिर पिरामिडिन्स बताओ कौन से हैं। ठीक है, अब बेटा जो ना डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहां पर ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जी कौन सा बनाता है, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। ठीक है, तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड वाला है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा। ठीक है, फिर ना डीएनए के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन। ठीक है, जबकि आरएनए के अंदर थायमिन के प्लेस पे आ जाएगा यूरासिल। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको भी कर लेना। ठीक है, फिर इसमें आएगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तुम सिंपल इसमें याद रखना, टी है ना तो फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा बस, रिंग के साथ, मतलब शुगर वाली पेंटोज रिंग के साथ अगर इसकी बात करूं मैं, तो यहां पर फॉस्फेट होगा, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, बस इतना लर्न कर लेना, ज्यादा एक्सेस में लर्न करने की भी तुम्हें नीड नहीं है। ठीक है, तो इतने अगर तुम करके चले जाओगे ना तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, और एक चीज और बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तुम्हें पता है क्या होती है, लाइक कि तुम्हें पता है कि डीएनए जो है ना हर किसी इंडिविजुअल का अलग अलग है। ठीक है, तो डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है ना, और ये क्या करेगा, जीन्स को ट्रांसफर करेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर भी एक क्वेश्चन था, उसके बारे में आपको सब यही लिखना है कि डीएनए हर किसी में अलग अलग होगा और वो ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, मीन्स टू से दैट कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है तो ट्रांसफर होगा, तो डिफरेंट होगा, इसलिए तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना। सपोज करो कि कोई बच्चा ना चोरी करके आ गया है, और फिर क्या हो जाएगा, अगर मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि क्या उसने चोरी की है या नहीं है, तो मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लूंगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होगा, मैं उसके फिंगरप्रिंट्स लूंगी, है ना, डीएनए सैंपल, फिर उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगी कि भाई, क्योंकि देखो डीएनए तो सबका अलग अलग ही होगा, तो मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ।
तो इतना सफिशिएंट है बायोमोलिक्यूल्स में आपका पढ़ने का। ठीक है, मैंने तुम्हें बता देती हूँ मैं एक बार, मैंने तुम्हें कराया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, वाइटामिन्स का एंड न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियोस देख लेना, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। और क्योंकि मैंने थोड़ा ना जल्दी में वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे फिर और चैप्टर्स भी तुम्हें कराने हैं, और तुम्हारे पास भी इतना एक्सेस में टाइम नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल आराम से वीडियो देख पाओ, है ना। क्योंकि मैं समझती हूँ कि टाइम तो देखो थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, बट ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है। इसमें मैंने इतना ज्यादा, अब पढ़ाने को मैं बायोमोलिक्यूल्स से मैं दोबारा भी पढ़ा सकती थी, बट तुमने वो पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, और ना ही अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है, तो वो क्वेश्चंस किए जाए ना जो प्रीवियस ईयर हैं, जो बार बार रिपीटेड हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तुम अच्छे से कर लेना जो मैंने आज की क्लास में कराया है। और बस बेटा, अब ना तुम्हारे पास टाइम कम है, फोकस होकर तुम्हें पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले तुम्हें चैप्टर कराया था अमाइंस वाला, ऐसे ही मैंने तुम्हें अभी करा दिया बायोमोलिक्यूल्स वाला। इन दोनों चैप्टर्स की वीडियो जिसने अमाइंस की नहीं देखी है वो भी प्लीज देख लेना, और बायोमोलिक्यूल्स की तो ये थी ही, है ना। अब इन दोनों चैप्टर में से ना तुम्हारे 1 मार्क भी नहीं कट होने चाहिए। उसके बाद मैं देखती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें करा दूंगी या तो एल्डिहाइड कीटोन वाला, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है ना, और बच्चों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है, तो मैं उसमें से सारे क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगी। मैंने बताया था पहले मैं ऑर्गेनिक कंप्लीट कराऊंगी, आफ्टर दैट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करती, पढ़ाई कर लो अपना। और बाकी प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना, क्योंकि पास तो तुम्हें उन्हें भी कराना है। थैंक यू।